Good morning, students. I am Jaydev Kumar. Let's continue our third chapter of economics book, Poverty as a Challenge. Okay, students. प्रीवियस वीडियोस में ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। व्हाट इज़ पॉवर्टी। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज़ द डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के आयाम क्या हैं। आपको मैंने बताया मल्टी डायमेंशनल है, ये बहुआयामी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया पॉवर्टी लाइन। ओके, व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन। आपको दो पॉवर्टी लाइन बताई, एक रूरल एरियाज़ के लिए, एक अर्बन एरियाज़ के लिए। दोनों ही कॉन्सेप्ट में पॉवर्टी लाइन मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिटर्मिनेट्स की थी वो पर डे कैलोरी कंजम्पशन बेस्ड थी, जिसमें 2400 कैलोरीज पर डे फॉर रूरल एरियाज़ एंड 2100 कैलोरी कंजम्पशन फॉर अर्बन एरियाज़ था। मैंने आपको उसके बाद बताया स्टूडेंट्स कि इसमें बाद में चेंज किया गया। जो कैलोरी कंजम्पशन था, पर डे कैलोरी कंजम्पशन था, उसको अमाउंट में बदल दिया गया, जो 860 फॉर रूरल एरियाज़ एंड 1000 फॉर अर्बन एरिया हो गया। इसके बाद हमने सिनेरियो ऑफ पॉवर्टी देखा। सबसे पहले हमने इंडिया में पॉवर्टी के रेशियोज़ और नंबर ऑफ पुअर्स के डेटा पढ़ा। इसके बाद स्टेट वाइज डेटा पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने ग्लोबल सिनेरियो ऑफ पॉवर्टी डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने जो अभी प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने कॉज ऑफ पॉवर्टी देखा। ओके, कॉज ऑफ पॉवर्टी देखा। अब हम बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की। ओके, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम या एंटी पॉवर्टी मेजर्स। ओके, क्या देखेंगे इस वीडियो में स्टूडेंट हम एंटी पॉवर्टी मेजर्स। ठीक है, यानी इंडिया में जो पॉवर्टी का हाई रेशियो था, आपने स्टार्टिंग में देखा 1903-1904 में लगभग इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो 53% लोग कैसे थे, पुअर थे। नाउ कल ही मैंने आपको बताया 21% लोग अब पुअर बचे हैं। इसका मतलब 53 से मूव करते हुए हम लोग कहाँ तक आ गए, 21 तक। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ मेजर्स यूज़ किए होंगे, कुछ ना कुछ पॉलिसी प्लान यूज़ किए होंगे, कुछ ना कुछ हमने स्टेप्स लिए होंगे, तभी हम इंडिया में पॉवर्टी को कम कर पाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटी पॉवर्टी। यहाँ पर आप ये लिख लेना एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। ओके, तो देखिए अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इंडिपेंडेंसी के बाद से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया टू रिमूव पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए हर जो पॉलिसी बनाई, जो प्लान बनाया, उसका एक ही टारगेट था, हाउ टू रिमूव पॉवर्टी। कैसे पॉवर्टी को रिमूव किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी तैयार की, पॉवर्टी रिमूवल के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो रणनीति तैयार की, ये रणनीति कैसी थी, 2 पिलर्स पर बेस्ड। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट अ डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी रिमूवल। दिस स्ट्रेटजी बेस्ड ब्रॉडली 2 पिलर्स। ये 2 पिलर्स पे बेस्ड, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए या जो भी एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया, ये कैसी थी, 2 पिलर बेस्ड थी, यानी 2 डायमेंशनल थी। पहले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? आपको मैंने जब कल प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स बताया था कॉज ऑफ पॉवर्टी, तो मैंने उसमें बताया था कि हम 200 ईयर्स ब्रिटिश कॉलोनियल में रहे, ब्रिटिश ने हम पे अप्रॉक्स 200 ईयर्स रूल किया। तो उन्होंने कोई भी पॉलिसी इस तरह से नहीं डिज़ाइन की थी जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे। ठीक है, उन्होंने ट्रेडिशनल बेस लिए और सेल्फ प्रॉफिट को देखते हुए उन्होंने पॉवर्टी बनाई, उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी। उसी के जो रिजल्ट थे वो क्या थे? इंडिया में वाइड पॉवर्टी के रिजल्ट थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई थी, यानी हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रुकी हुई थी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाया, तो गवर्नमेंट ने पहला जो पिलर तैयार किया, पहली जो स्ट्रेटजी तैयार की, प्रमोट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ करेंगे, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पब्लिक के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने रेजिडेंट्स को या सिविलियंस को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकेंगे, जो कि लगभग ब्रिटिश ने ख़त्म कर चुके थे। ओके, दूसरा पिलर अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टूडेंट, वो था टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। यानी गवर्नमेंट इंडिया ने पहला स्टेप क्या लिया कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, और दूसरा उन्होंने कहा कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए हम एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाएंगे, ताकि उन टारगेटेड पर्सन्स के लिए, टारगेटेड ग्रुप्स के लिए कुछ इनकम प्रोवाइड कराई जा सके, उनके लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि वो कैसे भी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सके, यानी पॉवर्टी को छोड़कर वो भी एक डिग्निटी लाइफ सरवाइव कर सके। तो दो स्टेप लिए गवर्नमेंट ने, पहले में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यानी एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, लोगों को जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे क्या होगा, उनका लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, वो रिच होंगे, वो जो बेसिक नीड्स हैं उनको फैसिलिटेट कर पाएंगे। दूसरा, ऐसे ग्रुप्स जिनको नीड थी उनके लिए एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम में शामिल करके उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, तो ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स कौन से थे स्टूडेंट्स? देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स से यहाँ डिस्कस किए। सम इंपॉर्टेंट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स आर मेंशन्ड इन फॉलोइंग, यानी नीचे ब्रीफ में इनको मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट हम 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए, पहला जो प्रोग्राम है हमारे आपके स्क्रीन पर, देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, शॉर्ट में से कहते हैं MG नरेगा। पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था, 2009 में इसका नाम चेंज कर महात्मा गांधी नरेगा रख दिया गया, यानी MG नरेगा रख दिया। जैसा कि आप इसके नाम से ही देख रहे हैं, ये एक एक्ट है और आगे 2005 लिखा है, इसका मतलब ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में पास किया था। क्या प्रोविज़न थे इसके? तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये जो प्रोग्राम एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चला था, ये सबसे पहली बात ये रूरल एरियाज़ के लिए था, रूरल एरियाज़ के लिए था। ठीक है, अब इसमें प्रोविज़न क्या किए गए थे? रूरल एरिया में ऐसे पर्सन जो अनएम्प्लॉयड हैं, कैसे हैं? अनएम्प्लॉयड हैं, उन अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को ये प्रोग्राम क्या करता है, 1 साल में, यानी 1 ईयर में 100 डेज, यानी 1 साल में 100 दिन की जॉब गारंटी देता है। यहाँ लिखा है ना, देखिए, गारंटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, यानी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। तो कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है स्टूडेंट? 100 डेज। यानी ये एक्ट ये प्रोविज़न करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है,
उनको इस प्रोग्राम के तहत, इस एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के तहत 1 साल में कम से कम 100 दिन काम दिलाया जाएगा। इस प्रोविज़न के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में इस प्रोग्राम की शुरुआत की। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें प्रोविज़न किया गया कि ये जो प्रोग्राम रन किया जाएगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए काम करेगा। यानी जो जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं या मैन मेड डिजास्टर्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, जैसे ड्रॉट, सूखा, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, सॉइल इरोजन यानी मृदा क्षरण, इस तरह के इन सभी प्रॉब्लम्स के कॉज को पता करेगा और उन कॉजेज़ को दूर करने के लिए काम करेगा। ओके स्टूडेंट, इस प्रोग्राम में 33% जो जॉब थी, यानी टोटल जितनी भी जॉब क्रिएट की जाएगी इस प्रोग्राम के तहत, उसमें से 33% जॉब किसके लिए रिजर्व कर दी गई? वुमेन्स के लिए दी जाएगी, बाकी सारी की सारी मेल्स के लिए होगी, यानी मेल के लिए होगी। क्लियर है? इसमें वेज रेट क्या था स्टूडेंट? जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं, स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के यानी हिल स्टेशन वाले स्टेट हैं, या फिर हमारी यूनियन टेरिटरीज यानी यूटीज हैं। यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी समझते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ हिल स्टेशन होते हैं, जहाँ के रास्ते दुर्गम होते हैं। ठीक है, तो हिल स्टेट्स के लिए और यूटीज के लिए यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट SCS तथा यूटीज में जो यूनियन टेरिटरी हैं, इनमें 281 रुपीज़ यानी RS 281 पर डे बेज पेमेंट किया जाता था। कहाँ? जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं और यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ जो पर्सन मनरेगा के तहत काम करेगा उसे पर डे कितना पेमेंट मिलेगा? 281। इसके साथ ही साथ जो नॉर्मल स्टेट है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, इस तरह के स्टेट हैं स्टूडेंट्स, इन स्टेट्स में कि पर्सन अगर मनरेगा के तहत काम करता है तो उसे एक दिन का 161 यानी 161 रुपीज़ एज बेज पेमेंट यानी मजदूरी के तहत पेमेंट किया जाना था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यही सब इसमें लिखा है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अब तक इससे लगभग 4.78 करोड़ फैमिलीज़ को एम्प्लॉयमेंट दिया जा चुका है। कितनी फैमिलीज़ के लिए स्टूडेंट? 4.78 करोड़ फैमिलीज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया जा चुका है। देखिए नॉर्मल स्टेट्स के लिए 168 पर डे बेस्ड पेमेंट किया जाता है, एंड स्टेट एंड स्पेशल स्टेट एंड यूटीज के लिए 281 रुपीज़ पेमेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY शॉर्ट में से बोलते हैं। ये स्कीम कब स्टार्ट की जाती है स्टूडेंट्स? 1993 यानी 1993 में इस स्कीम को स्टार्ट किया विद द एम ऑफ द क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। यानी ये स्कीम कैसी थी? रूरल एरियाज के लिए भी थी, अर्बन एरियाज के लिए भी थी। इस स्कीम में क्या किया जाना था? गवर्नमेंट जो रूरल या अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयड यूथ थे, यानी ऐसे युवा थे जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, कोई जॉब नहीं था, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड यानी उनको अपना खुद का काम शुरू करने के लिए गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। आगे लिखा भी है, देखिए, इन दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियली सपोर्ट टू यूथ
इन सेटिंग अप देयर स्मॉल बिजनेस। अगर कोई अनएम्प्लॉयड यूथ रूरल या अर्बन एरिया का अपना कोई स्मॉल छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड कराती थी। और इस योजना का क्या नाम था? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नाम से ही पता चल रहा है स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट में इसका नाम था SGSY। ठीक है, ये स्कीम दिस स्कीम वाज लॉन्च इन 1999 यानी 1999 में इस स्कीम को शुरू किया गया विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था? इसका एम था जो लोग गरीब हैं, जो पब्लिक पुअर है, उसको कैसे पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया जा सके। कैसे? बाय ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर जो पुअर फैमिलीज हैं उनको ऊपर लाया जा सके। इस स्कीम का स्टार्टिंग कब हुआ? 1999 में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्कीम क्या है? नेक्स्ट प्रोग्राम एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, यानी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग कब होती है स्टूडेंट्स? 2000 में, 2000 वर्ष 2000 में, यानी PMGY वाज लॉन्च्ड इन 2000 with the aim of providing basic services such as primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water, rural electrification etc। देखिए स्टूडेंट, यही सारी प्रॉब्लम्स जिस पर्सन के पास होती थी उसी को हम क्या कहते थे? पुअर कहते थे ना, पॉवर्टी से ग्रसित कहते थे। देखिए आपको बताया प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर यानी ग्रामीण घर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। जिस पर्सन के पास ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती उसी को हम पुअर कहते थे। अगर गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटी इनको प्रोवाइड करा दे, स्टूडेंट क्या ये गरीब रहेंगे? गरीब नहीं रहेंगे। तो ये जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी, इसको इसी टारगेट के साथ कि जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को प्रोवाइड कराई जा सके ताकि वो गरीब ना रहें। ठीक है, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2009 में की गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ 3-4 मैंने आपको एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बता दिए, जिसमें पहला था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसमें 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ के अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिलाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम बताया प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसमें मैंने आपको बताया 93 में शुरू किया गया और इसका लक्ष्य क्या था? जो नगर और ग्रामीण क्षेत्र के अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार युवा हैं उनको कैसे भी उनका अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके। दूसरा था स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। इसकी शुरुआत 1999 में की गई। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था लोगों के द्वारा सेल्फ हेल्प यानी स्वयं सहायता समूह बनाकर जो पुअर पर्सन है उनको पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया जा सके। नेक्स्ट क्या था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसको शुरुआत वर्ष 2000 यानी 2000 में की गई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना इसका मेन लक्ष्य था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हो गए, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। अब इसके बाद हम इस चैप्टर का कंक्लूजन देखते हैं, द चैलेंज अहेड, यानी क्या चैलेंज अभी भी बाकी है? यस, आप देख रहे होंगे ये तो आपको मैं 4 प्रोग्राम बताए, ऐसे 40 से भी ज़्यादा प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है ताकि इंडिया से गरीबी को ख़त्म किया जा सके। लेकिन आप देखेंगे अभी भी आपके आसपास आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास प्राइमरी हेल्थ नहीं है, जिनके पास प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, जिनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, उनका अपना शेल्टर नहीं है। इसका मतलब अभी भी गरीबी
बाकी है। लेकिन स्टूडेंट्स गरीबी अभी उतनी बाकी नहीं है जितनी हुआ करती थी। जैसे हमने आपको बताया, जब हमने डेटा रीड किया था, बताया था लगभग 53% पॉपुलेशन हमारी कैसी थी, पुअर थी, और अब हमारी पॉपुलेशन लगभग 20% पुअर बची है। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं पॉवर्टी को कम किया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज भी हमारा कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो हमारे लिए पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए चैलेंज बने हुए हैं। उनमें अभी भी पॉवर्टी की कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं। जैसे ये ग्रुप जो हैं पुअरेस्ट इन पुअर, यानी पुअर्स में भी पुअरेस्ट हैं, उनको कैसे इस पॉवर्टी के दलदल से बाहर लाया जा सके, या जो ह्यूमन पुअर्स हैं कैसे उनकी ह्यूमन पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, ये अभी भी चैलेंज हमारे पास बरकरार हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, जिस तरह से स्टूडेंट्स हमारी गवर्नमेंट एंटी पॉवर्टी मेजर्स पर काम कर रही है, हमें ये होप है, हम ये विश्वास कर सकते हैं कि वी विल एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी। हम इन पुअरेस्ट इन पुअर्स और ह्यूमन पुअर्स को भी जो मिनिमम नेसेसरीज हैं, मिनिमम न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, हम इन्हें उपलब्ध कराने में सक्सेसफुल होंगे और अचीव इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर द पुअर्स, यानी हम इनको भी समानता दिला सकेंगे, हम इन्हें भी सम्मान दिला सकेंगे। लेकिन दीज विल बी इवन बिगर टास्क, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा टास्क होगा हमारे लिए। लेकिन फिर भी जो पुअरेस्ट इन पुअर हैं या ह्यूमन पुअर्स हैं, इनको हम इन इक्वलिटी और डिग्निटी प्रोवाइड कराने में सक्सेसफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा 3rd चैप्टर, आज फिनिश हो गया है। इसमें छोटे से 2 कॉन्सेप्ट और आए हैं, एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप कंफ्यूज होंगे, हु इज़ द पुअरेस्ट इन पुअर एंड हु इज़ ह्यूमन पुअर, क्योंकि अभी हमने पुअर्स की बात की है और पॉवर्टी की बात की है। हमने पुअरेस्ट इन पुअर की बात नहीं की और ना ही ह्यूमन पॉवर्टी की बात की है। तो मैं आपको एक बात इससे भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि पुअरेस्ट इन पुअर क्या होते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, वुमेन, न्यू बॉर्न बेबीज, ओल्ड पीपल एंड अदर इंडिविजुअल हु सफ़र मोर देन द पुअर इन इज़ नोन एज पुअरेस्ट इन पुअर। यानी ऐसे वुमेन्स या न्यू बॉर्न बेबीज़ या ओल्ड पीपल्स या फिर अदर इंडिविजुअल जो औरों की तुलना में बहुत गरीब है। जैसे मान लीजिए एक कोई पर्सन है, एक पर्सन है जिसकी इनकम मान लो पर मंथ 500 रुपये है, तो ये गरीब होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जिसके पास 816 रुपये नहीं है वो गरीब है। तो ये पर्सन कैसा होगा स्टूडेंट? क्योंकि इसकी इनकम 500 रुपये है तो ये गरीब हो गया। ठीक है। वहीं दूसरा पर्सन बी है जिसकी मंथली इनकम मान लीजिए 200 रुपये है, तो देखिए ये ए पर्सन भी गरीब है और बी पर्सन भी गरीब है, लेकिन कंपैरेटिवली ए के कंपैरिजन में बी ज़्यादा गरीब है। इसीलिए इस पर्सन को क्या कहा जाएगा? पुअरेस्ट इन पुअर कहा जाएगा। यानी पुअर्स में भी जो बिल्कुल बॉटम लेवल के लोग होते हैं, जिनके पास कोई भी फैसिलिटी होती नहीं है, जो मजबूर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? पुअरेस्ट इन पुअर कहा जाता है। वही लिखा है, वुमेन, न्यूबॉर्न्स, ओल्ड पीपल एंड अदर इंडिविजुअल हु सफ़र मोर देन अदर्स, यानी जो औरों से ज़्यादा प्रॉब्लम में और औरों से ज़्यादा परेशान हैं, इज़ नोन पुअरेस्ट इन पुअर, उन्हें पुअरेस्ट इन पुअर कहा जाता है। और दूसरा स्टूडेंट ह्यूमन पॉवर्टी। देखिए स्टूडेंट, अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो हम क्या कह रहे थे? जिसके पास 816 रुपीज़ नहीं है या फिर नगरीय क्षेत्र में, अर्बन एरिया में 1000 रुपीज़ नहीं है, वो हमने क्या मान लिया? गरीब मान लिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट्स, ऐसा पर्सन जिसके पास पर मंथ 816 या 1000 रुपये हैं, ठीक है, लेकिन उसके पास
अपना घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, उसके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, या उसके पास कोई जॉब नहीं है, या उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो क्या ये पर्सन गरीब नहीं होगा? कोई ऐसा पर्सन जो 816 रुपये या 1000 रुपये अर्न तो कर सकता है, लेकिन रहने के लिए घर नहीं बनवा सकता, अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकता, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं ले सकता, या उसके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, या लोग उसका अपनी सोसाइटी में उसका बहुत स्टैंडर्ड लो है, तो क्या वो गरीब नहीं होगा? समझ रहे हैं स्टूडेंट? ये भी गरीब होगा। तो जब भी हम इनकम क्राइटेरिया के बाहर निकलकर जिनके पास ज़रूरी फैसिलिटीज़ नहीं होती उनको भी पुअर मानते हैं, उनको भी पॉवर्टी के अंडर लाते हैं, तो इसी को ह्यूमन पॉवर्टी कहा जाता है। ओके, यानी ऐसे पर्सन who don't have shelters, who don't have their homes, who don't have quality education, who don't have quality health facility, who don't have job security, who don't have dignity in their society are known as human poverty. ओके, वही देखिए यहाँ लिखा है ह्यूमन पॉवर्टी रिफर्स एन आइडिया दैट इज बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लो लेवल ऑन इनकम। यानी ह्यूमन पॉवर्टी किसको रिफर करता है? एक ऐसे आइडिया को रिफर करता है जो लो लेवल इनकम की रिस्ट्रिक्शन के बाहर जाके भी लोगों की गरीबों की तरह पहचान करता है। इट इज इंक्लूड्स टू ऑल दोज पीपल हु डोंट हैव प्रॉपर एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी, देयर शेल्टर्स, हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन etc इज नोन एज ह्यूमन पॉवर्टी। केवल जिसकी इनकम कम है उसी को हम पॉवर्टी के अंडर नहीं लाएंगे, हम उन लोगों को भी पॉवर्टी के अंडर लाएंगे जिनकी इनकम तो है लेकिन उनके पास घर नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उनके पास अच्छा जॉब फैसिलिटी नहीं है, तो उनको भी हम क्या मानेंगे? पुअर मानेंगे। और ऐसे पुअर्स किसके अंडर आएंगे? ह्यूमन पॉवर्टी के अंडर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपका आज ये 3rd चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक का ख़त्म कर दिया है, फिनिश हो गया है स्टूडेंट्स। तो अब आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखकर नोट्स बनाइए और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।